अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टर्बिलेरियंस। ठीक है, तो ये क्लास हमारे पास बीएससी और एमएससी जोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टर्बिलेरियंस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इनकी बॉडी वॉल को, कि इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है। ठीक है, तो इनकी बॉडी वॉल ना कंसिस्ट करती है एपिडर्मस पे। ये इसका एक जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी बॉडी वॉल के सबसे ऊपर होता है एपिडर्मस। ठीक है, सबसे अबव क्या है, अपर जो पोर्शन है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस के थोड़ा सा नीचे जो मौजूद है कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मस से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कुछ ग्लैंड सेल्स मौजूद होंगे जिसको आपने नाम देना है सब एपिडर्मल ग्लैंड्स का। ठीक है, एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे सब एपिडर्मल ग्लैंड्स मौजूद होंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसमें जो है वो मसल सेल्स मौजूद होते हैं। जो टर्बिलेरियंस की बॉडी होती है ये मिलके बनी होती है सीवरल मसल सेल से। तो बेसिकली मसल सेल्स टू टाइप के होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, और साथ ही क्या है सर्कुलर मसल। तो इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पे। तो मसल्स टू टाइप के होंगे, एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और दूसरे होते हैं इनके अंदर सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल हमें पता है लॉन्गिट्यूडनली बॉडी के अंदर लेंथ वाइज ये मूव करेंगे। ठीक है ना, और सर्कुलर मसल के नीचे मौजूद है। तो आप इधर देख सकते हो, क्योंकि डायग्राम में इनको साथ साथ रखना था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रेड कलर से मैंने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को मार्क किया और उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर की लाइनिंग लगाई गई है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के करीब है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ना ये सर्कुलर मसल्स के नीचे मौजूद है। ये सर्कुलर मसल्स के बिल्कुल नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने पूरी लेंथ में मूव करना है बॉडी की। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या है कि जब इस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने करना है कॉन्ट्रैक्ट तो बॉडी ने शॉर्ट हो जाना है और काफ़ी थिक होना है, क्योंकि देखो लेंथ वाइज है ये इस तरह। ठीक है, अब मूव कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इकट्ठे हो जाएंगे, बॉडी छोटी हो जाएगी और थिक हो जाएगी काफ़ी। ठीक है ना, वहाँ पे इकट्ठे होकर बॉडी को थिक कर देंगे। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल जब बेंड करते हैं, ठीक है ना, तो इसका काम होता है कि ये टर्बिलेरियंस को अलाउ करते हैं, बेंड होने के बाद टर्बिलेरियंस को अलाउ करते हैं कि वो खुद को ट्विस्ट करें। ठीक है, अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज करें। ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का मोस्टली जो फंक्शन होता है ना वो डिफेंस मूवमेंट या प्रीडेटर को एस्केप करने में है। ठीक है, तो ये डिफेंस मूवमेंट या प्रीडेटर एस्केपिंग में यूज होते हैं। क्लियर, यहाँ तक हमने इसकी बात कर दी। अब हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बाद तो दूसरे हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है, सर्कुलर मसल्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे जो मसल्स होंगे वो हमारे पास होंगे सर्कुलर मसल्स, जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस। ठीक है, लोकेटेड जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस इज सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि बॉडी की जो पूरी लेंथ में सर्कुलरी जो होते हैं ना वो जो है वो पूरी बॉडी की लेंथ में चलते हैं। ठीक है ना, सर्कुलरी मूव करते हैं पूरी बॉडी की लेंथ में। ठीक है ना, फैले हुए होते हैं। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि बॉडी जो होती है ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और थिन होती है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी शॉर्ट होती थी और थिक होती थी। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं कि ये जो है वो बॉडी के डायामीटर को मेंटेन रखते हैं मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये सीलिया के साथ जो सीलिया के साथ वर्क करते हैं। सर्कुलर मसल्स प्लस सीलिया
दोनों मिलते हैं और दूसरे मसल्स को जो है वो स्मूथ ग्लाइडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सर्कुलर मसल्स और सीलिया दोनों मिलकर दूसरे मसल्स की हेल्प करते हैं कि एक सरफेस से स्मूथ ग्लाइडिंग की जा सके, ठीक है। दीज हेल्प अदर मसल्स टू ग्लाइड स्मूथली ऑन सरफेस, ठीक है। बेसिकली मसल्स की हमने बात कर ली है। सबसे पहले बात हमने की इसकी बॉडी वाल की, कि एपिडर्मस पे कंसिस्ट करती है। एपिडर्मस के नीचे सब एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं जिन्होंने सीवरल सिक्रिएशंस करनी है। फिर उसके बाद इनकी बॉडी मसल्स पे कंसिस्ट करती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पे, ठीक है ना। तो इस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हुए टर्बुलेरियंस जो होते हैं ये ग्लाइड कर सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं, खुद को शॉर्ट कर सकते हैं अफेक्टिवली, ठीक है ना। और किसी भी सरफेस के ऊपर क्रीपिंग मूवमेंट ये शो कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की बात करता है। फिर वो कहता है कि अच्छा सर्कुलर मसल्स बॉडी के इस तरह सर्कुलरली अरेंज्ड होंगे पूरी बॉडी पे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सीधे अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना। क्लियर, रिंग की फॉर्म में सर्कुलर मसल्स अरेंज्ड होंगे। अच्छा, वो कहता है कि जो एपिडर्मस होती है उसके पास जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सिंगल लेयर होती है छोटे छोटे क्यूबॉइडल सेल्स की, ठीक है। एपिडर्मस है, ये इसकी एपिडर्मस है ना, तो यहाँ पे कुछ क्यूबिकल शेप्स के सेल्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार होगी इनकी एपिडर्मस के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है कि यहाँ पे काफ़ी क्यूबिकल सेल्स जो होंगे वो एपिडर्मस के अंदर पूरी बॉडी पे अरेंज्ड हुए होंगे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर नीचे वाली साइड पे सीलिया भी होंगे, ठीक है ना। और जो है नीचे की तरफ इनके सीलिया होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, इनको काफ़ी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, वो उसके बाद कहता है कि इनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है रेहेप्टाइड्स, यू कैन सी हेयर रेहेप्टाइड सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे रेहेप्टाइड बनाते हैं। तो हम रेहेप्टाइड की बात करते हैं कि वो क्या है बेसिकली। तो रेहेप्टाइड की अगर हम बात करें ना तो टर्बुलेरियंस के अंदर ये एक रोड शेप्ड का म्यूकस सिक्रिएट करने वाला ग्रेनुअल्स है, ठीक है ना। तो दीज आर दी रोड शेप्ड म्यूकस सिक्रिएटिंग ग्रेनुअल। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं रेप्टाइड्स, एपिडर्मस में, या फिर ये कुछ ग्लैंड सेल्स को कह सकते हैं। अनदर नेम इनका ये है ग्लैंड सेल्स ऑफ टर्बुलेरियंस, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सिक्रिएशन सिक्रिएट करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सिक्रिएटिंग सम काइंड ऑफ सिक्रिएशंस, ठीक है। ये सिक्रिएशंस कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती है, ये सिक्रिएशन प्रोड्यूस होती है बॉडी की सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो जब इनको ट्रिगर किया जाता है इन रेप्टाइड्स को, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सिक्रिएशन सिक्रिएट करनी है। इस सिक्रिएशन ने तो ये जब सिक्रिएशन सिक्रिएट करते हैं तो इसने क्या करना है, वाटर के अंदर इन्होंने डिजोल्व होके ना क्या बनाना है, म्यूकस बना देनी है, ठीक है। तो इन्होंने जब ट्रिगर होना है तो इन्होंने वाटर में क्या करना है, मिक्स होके, ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व होके म्यूकस बनानी शुरू कर देनी है, जिसकी वजह से जो हमारे पास टर्बुलेरियंस हैं ये काफ़ी स्मूथली सरफेस के ऊपर ग्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है म्यूकस के डेजिकेशन टॉलरेंस होगी, ठीक है, इसको डेजिकेशन से टॉलरेंस प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा ये इसको प्रीडेटर से बचाएगी, ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट करेगी इनको प्रीडेटर्स से, ठीक है। और उसके अलावा ये इनको हेल्प करेगी ये म्यूकस, ताकि ये बहुत आसानी से स्टिक कर सकें, ठीक है, किसी मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। क्लियर। और इसके अलावा ना इनके अंदर ना काफ़ी किस्म के ना केमिकल्स होते हैं इस म्यूकस में, ठीक है, जो इनको हेल्प करता है कि ये प्रीडेटर्स को दूर भगा सकें, ठीक है। क्लियर। तो ये इनके अंदर एक डिफेंसिव फंक्शन है रेहेप्टाइड सेल्स का, तो ये इनके अंदर है रेहेप्टाइड सेल, यू कैन सी हियर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मैं आपको साथ साथ स्ट्रक्चर भी इसका सारा डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये स्ट्रक्चर अपनी बुक पे बना लो फ़ौरन, ठीक है, ताकि जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ तो या आप इसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। अगर हम बात करें ना इनके अंदर ग्लैंड्स की, तो वो कहता है कि जो ग्लैंड्स इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये और ये एपिडर्मल ग्लैंड है, ठीक है ना, ये एपिडर्मस में प्रोड्यूस होते हैं। इसकी मैंने नाम क्या दिया था, सब एपिडर्मल ग्लैंड्स का। तो वो कहता है कि ग्लैंड्स 3 तरह के होंगे इनके अंदर, एक होगा म्यूकस ग्लैंड,
ठीक है। दूसरा ग्लैंड होगा एडिसिव ग्लैंड, ठीक है। और तीसरा ग्लैंड होगा रिलीजर ग्लैंड, रिलीजर ग्लैंड, ठीक है। तीन तरह के ग्लैंड होंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करो म्यूकस ग्लैंड की, ठीक है, तो ये एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल से बनता है। दिस ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, क्लियर। और ये जो ग्लैंड होता है ये काफ़ी डीप मेसेनकाइमा में मौजूद होता है। जो उनकी मेसेनकाइमा होगी काफ़ी डीपली उसके अंदर ये ग्लैंड धंसा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो होता है हमारे पास एडिसिव ग्लैंड, एडिसिव ग्लैंड जो इसका होगा ना वो इसको उसका अनदर नेम है इओसिनोफाइलस ग्लैंड, इओसिनो, एक मिनट, इओसिनोफाइलस ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड क्या होता है, ये इनको एडियन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, किसी सरफेस के साथ एडियन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा ये इनको एंकरिंग प्रोवाइड करता है जब ये फीड कर रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये इसको बचाता है डेजिकेशन से, टॉक्सिन से, प्रेडेटर से, ठीक है। और ये सीलिया के साथ मिलके ना, ये इओसिनोफाइलस ग्लैंड क्या करेगा, ये सीलिया के साथ जब मिलता है तो इनको ग्लाइडिंग में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसको इओसिनोफाइलस ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसकी भी कोई वजह होगी ना। तो इओसिनोफाइलस ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास ना एक ग्रैनुअल होता है जिसको आप कहोगे इओसिनोफाइलिक ग्रैनुअल। इस ग्रैनुअल का काम क्या है कि ये ना जब इसको एक सब्सटेंस है इओसिन, उसके साथ जब इसको स्टेन किया जाता है ना तो ये पिंक रेड जो है कलर शो कर देता है। इट इज इओसिनोफिलिक जो सिक्रेटरी ग्रैनुअल है ये पिंक रेड हो जाता है जब इसको इओसिन के साथ स्टेन किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी। अब हम बात करते हैं, हमने रैप्टाइड की बात की, हमने ग्लैंड्स की बात की, हमने मसल्स की बात की। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि इनकी बॉडी का नेक्स्ट कौन सा पार्ट है जिसकी हमने बात करनी है। तो अब हम बात करते हैं टर्बिलेरियंस के अंदर ना एक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देखोगे कोलमनर एपिथेलियम, यू कैन सी हेयर, ठीक है। ये क्या है, ये कोलमनर एपिथेलियम है। तो मैं इसकी बात करती हूँ कि इनका क्या फंक्शन होता है। कोलमनर एपिथेलियम, तो इनकी बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चर है। कोलमनर एपिथेलियम बेसिकली ये हमारे पास काफ़ी जो है टॉलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। काफ़ी जो हम कहते हैं इलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स होंगे, ठीक है ना। टॉलर सेल्स इसको कहा जाता है, काफ़ी लॉन्ग लंबे लंबे इस तरह के होंगे ना, ज़्यादा वाइड नहीं होंगे, टॉलर सेल्स होंगे। तो इनका काम क्या है कि इन्होंने ना मोस्टली ये पाए जाते हैं हमारे पास इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक की जो है लाइनिंग में, ठीक है ना, फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में ये देखने को मिलते हैं। तो इनका काम क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड में से अब्जॉर्ब करना होता है। दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। उसके अलावा ना ये इनका काम है कि अगर जो है हमारे पास, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद है तो डाइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये इंजाइम्स भी सिक्रिएट करते हैं जो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती है और वहाँ से न्यूट्रिएंट भी डाइजेस्टेड फूड में से जो है वो अब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो कहता है कि ये एक बैरियर बनाते हैं, दे फॉर्म ए बैरियर जो इनको जो कि क्या करेगा, जो हमारे इंटरनल इनके टर्बिलेरियंस के इंटरनल डाइजेस्टिव टिश्यूज़ है ना उनको मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। और क्लियर। और उसके अलावा ना कभी कभार क्या होता है, इस कलमनर एपिथेलियम के पास कुछ सीलिया भी मौजूद होते हैं, तो ये इन सीलिया की हेल्प से जो गट है उसमें फूड पार्टिकल्स या
फिर फ्लूइड की मूवमेंट करवाता है। ये फूड पार्टिकल्स या फिर फ्लूइड को मूव करवाएगा इनकी गट में से, टर्बिलियन के गट में से सीलिया के साथ वर्क करे। कोलमनर एपिथेलियम प्लस सीलिया दोनों मिलके फूड और फ्लूइड की मूवमेंट करवाते हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, टर्बिलियंस के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ। तो हमने बात की यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम की बात कर ली, एपिडर्मस, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ठीक है, ये सारी बात कर ली। अब हम बात करते हैं फेरेंक्स की। इनका फेरेंक्स किस तरह का होगा? तो फेरेंक्स इनका किस तरह का होगा उसकी बात करते हैं। तो फेरेंक्स इनका किस तरह का होगा कि ये प्रोट्रूडिंग फेरेंक्स होगा, ठीक है ना। प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या है कि इसने बाहर निकल के फेरेंक्स ने खुद फूड को सक करना है, मतलब कि माउथ से नहीं फूड लेना है, जस्ट फेरेंक्स होगा जो कि बॉडी से इस तरह का फेरेंक्स होगा जिसने क्या करना है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, इस तरह फेरेंक्स ने जिस तरह ये पेंसिल बाहर को निकल रही ना, इस तरह खुद बाहर निकल के खुराक लेनी है और खुद अंदर चले जाना है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है, कैप्चर करता है फूड, प्रोट्रूड हो गए बाहर, ठीक है। तो ये एक सक्शन पंप की तरह एक्ट करता है। देयर फेरेंक्स वर्क लाइक ए सक्शन पंप, ठीक है, जिसने खुद सक करना है फूड को, ठीक है। तो उसके बाद क्या, एक दफ़ा फूड को सक कर लिया गया तो उसके बाद उसको फिर इंटेस्टाइन में ले जाया जाता है, जो कि एक ब्रांच्ड इंटेस्टाइन होती है, जहाँ पे उसकी क्या होती है, डाइजेशन होगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इन पूरी बॉडी के अंदर, टर्बिलियन के अंदर एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। तो बॉडी में वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है एक प्रॉपर वाला, जस्ट फेरेंक्स है, फेरेंक्स ने सक्शन पंप के जरिए अब जो है फूड को अपने अंदर ले जाना है और उसके बाद ब्रांच्ड इंटेस्टाइन में फूड को भेज देना है, ठीक है। क्लियर लगी समझ यहाँ तक इसकी? अच्छा, वो अब कहता है कि यहाँ तक इसकी हमने फेरेंक्स की भी बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं इनके नर्व कॉर्ड की। तो अब हम बात करते हैं टर्बिलियंस में नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड्स इन टर्बिलियंस, ठीक है। तो वो कहता है कि जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं टर्बिलियंस की, तो क्या होता है कि कुछ नर्व्स होते हैं सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर ना काफ़ी सिंपल ब्रेन होता है जो क्या करता है, काफ़ी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। तो नर्व कॉर्ड्स इनके अंदर दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती हैं, ठीक है, जो बॉडी की पूरी लेंथ में मूव करती हैं। दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होंगी जो बॉडी की पूरी लेंथ में मूव कर रही हैं, ठीक है। और इस तरह देखो, ये दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है, बॉडी की पूरी लेंथ में मूव कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ना इसमें क्या होता है, कुछ ट्रांसवर्स भी नर्व इसके साथ अरेंज्ड होंगी, ठीक है। तो ये एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है ना, इनके नर्व कॉर्ड से, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसका काम क्या है। तो अगर इसके अंदर सेंसरी फंक्शन देखें इन नर्व कॉर्ड का, सबसे पहले हम देखते हैं इनका सेंसरी फंक्शन, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनका मोटर फंक्शन। तो अगर हम इसके सेंसरी फंक्शन की बात करें तो इन्होंने आई स्पॉट से इनपुट लेनी है, ठीक है। दे प्रोसेस इनपुट फ्रॉम आई स्पॉट और कीमो रिसेप्टर्स जो इनकी बॉडी पे लगे होते हैं इन नर्व कॉर्ड्स ने वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है और उसके मुताबिक प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद है अगर हम इसके अंदर मोटर फंक्शन देखें ना, इन नर्व कॉर्ड्स का मोटर फंक्शन क्या है। तो इनके मोटर फंक्शन की बात करें ना, तो ये बॉडी के मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल दी मसल्स मूवमेंट ऑफ बॉडी के मसल्स मूवमेंट को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। क्लियर। इसके अंदर बेसिकली अगर हम इसके बात करें ना इनके नर्वस सिस्टम की, तो दो नर्व कॉर्ड होंगी और सेरिब्रल गैंग्लिया पाए जाएंगे, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था प्लेटिहेलमिन्थस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बात तो आपको बताई नहीं है फ्रिंजियल कैविटी क्या है। तो फ्रिंजियल कैविटी बेसिकली वो एक खाली स्पेस है जिसके अंदर ये फेरेंक्स होती है, ठीक है। यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, इस तरह निकलेगी, ठीक है ना। ये फ्रिंजियल कैविटी है इस तरह की, इसके अंदर ये फेरेंक्स मौजूद है। तो जैसे ही इसने बाहर निकलना है, चीज़ लेनी है खाने वाली, अंदर चले जाना है, और अंदर जाते ही अब ये तो नहीं बेंड हो सकती, इसने यहाँ तक मौजूद है ना, तो इसने अंदर जाते ही इकट्ठे होकर अंदर फिट आ जाना है इस फ्रिंजियल कैविटी के अंदर, ठीक है। क्लियर। तो
होप सो कि आपको इस बात की समझ लग रही होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो टर्बिलेरियंस हैं इनके अंदर लोकोमोशन कैसी है और ये फीड किस तरह करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं डिटेल में यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ मैं बात करती हूँ लोकोमोशन। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स में मैंने ये डिटेल से बता भी दिया था, थोड़ा सा बता देती हूँ कि लोकोमोशन ना ये क्या करते हैं, ये किसी नीचे वाली तह में रहने वाले होते हैं। दीज आर बॉटम डिवेलर्स, ठीक है। और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया की हेल्प से। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये अपने मसल्स की हेल्प से मूव करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, ठीक है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ना ये लोकोमोशन के दौरान ये क्या करते हैं, ये म्यूकस की सिक्रिएशन अपनी बॉडी के नीचे जो होते हैं वो बिछा देते हैं, ताकि एक तो इसको ये म्यूकस की सिक्रिएशन इसको किसी भी किस्म की जो है वो रगड़ खाने से बचा सके, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करे, ये ग्रिप प्रोवाइड कर दे सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। ये ग्रिप ले लें सबस्ट्रेट की और जो है वो स्मूथली मूव करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना इनकी बॉडी का, इनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना म्यूकस मौजूद होता है, और बहुत ज़्यादा सीलिया इनकी बॉडी की नीचे वाली तह में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। और ये सीलिया जो होता है ना ये इनको हेल्प करता है ताकि ये वहाँ पे स्मूथली मूव कर सके, ठीक है। और इनको एक स्मूथ लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फीड किस तरह करते हैं, इनकी फीडिंग हैबिटेट की। अनदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसी होती है, इनकी न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो प्री की डिटेक्शन करनी है ना, तो क्या करते हैं, इनके अंदर ना कुछ ना कीमो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स। तो इन कीमो रिसेप्टर्स ने जो होता है ना ये क्या करते हैं, ये प्री को डिटेक्ट करते हैं, लोकेट करते हैं, ठीक है ना। और इन कीमो रिसेप्टर की मदद से इसने लोकेट करना है प्री को, ठीक है। एक दफ़ा प्री को डिटेक्ट कर लिया गया तो ये क्या करते हैं, ये अपने सिलरी या फिर जो मसल्स सिलरी ग्लाइडिंग या फिर मस्कुलर मूवमेंट से प्री तक पहुंचते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्री को लोकेट करना है, फिर प्री तक जाना है, ठीक है, मूव करना है उसके तक। किस तरह करना है लोकोमोशन, जिस तरह मैंने बताई कि सीलिया और जो प्लस मसल्स दोनों आपस में मिलके प्री की तरफ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये ना इनके अंदर ना एक स्पेशलाइज्ड मोड है फीडिंग का, वो क्या है, फेरिंग्स के ज़रिए फीड करते हैं। तो फेरिंग्स के ज़रिए इन्होंने फीड करना है। तो ये क्या करना है, फेरिंग्स इन्होंने अपनी जो है वो फेरिंग्स कैविटी उससे बाहर निकालना है, ठीक है। फेरिंग्स को प्रोट्रूड करना है, ठीक है ना, प्रोट्रूड देयर फेरिंग्स। और फेरिंग्स भी वेंट्रल साइड पे है, डोर्सल अपर साइड और नीचे वेंट्रल साइड है। तो हम कह सकते हैं इस फेरिंग्स को कि ये वेंट्रल साइड पे मौजूद होती है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी वेंट्रल माउथ, कि माउथ की तरह फंक्शन कर रही है ना और बॉडी की वेंट्रल साइड पे मौजूद है। दैट्स वाई आल्सो कॉल्ड एज दी वेंट्रल माउथ, ठीक है। तो उसकी टिप को ना फेरिंग्स की इसने कि जिस तरह ये फेरिंग्स है इसकी टिप जो है ये मौजूद है, इसकी टिप को इसने कोई यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, ये फूड है, ठीक है। इसने इसकी टिप को फेरिंग्स की टिप को इस फूड के ऊपर रखना है और वहाँ पे क्या करनी है, सक्शन करनी है। और सक्शन करके ही इसने क्या करना है, उस फूड को इंजेस्ट कर लेना है, ठीक है, इंजेक्शन करवा लेनी है फूड की, ठीक है, इस फेरिंग्स ने। और जैसे ही फूड की इंजेक्शन करनी है तो यहाँ पे जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम जो होते हैं वो इसने सिक्रिएट कर देनी है, ठीक है ना, क्लियर। और इसके अलावा अगर फूड काफ़ी हार्ड है तो फेरिंग्स ने बाहर ही एक्स्ट्रा सेलुलर ही डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज़ कर देना है ताकि फूड को नरम किया जा सके और फिर उसके बाद इसको इंजेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो इंजेस्टेड फूड है इसको उसके बाद इसने ले जाना है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ना उसके अंदर जो इसकी ब्रांच है होती है ये, ठीक है, ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर इसने खुराक को ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डायरेशन स्टार्ट हो जानी है। आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डायरेशन के कैविटी के अंदर ही इंजाइम रिलीज कर दी जाती है और वहाँ पे ही डायरेशन हो जाती है। और इंट्रा सेलुलर डायरेशन की जो चीज़ें डायरेक्ट नहीं हो चुकी थी एक्स्ट्रा सेलुलर ही उनको सेल के अंदर ले जाके फिर तोड़ना फोड़ना विद द
हेल्प ऑफ दी इंजाइम्स, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि जब उसके अलावा डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में स्प्रेड करवा दिया जाता है, ठीक है, और इनके अंदर जो होते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली गट से ना, ठीक है, ये गट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डायरेक्टली खुद ही सराउंडिंग टिश्यू में जो होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, प्रॉपर इनके अंदर वो ब्लड कैपिलरीज वगैरह नहीं मौजूद होती हैं, ठीक है ना। तो सराउंडिंग जगह पे खुद ही टिश्यूज़ में खुद ही इसको डिफ्यूज़ करवा देना है गट के अंदर मौजूद डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना जो इनका माउथ होता है ना, इनके पास एनस नहीं होती है, तो इनके इसी फेरेंजियल माउथ के ज़रिए जो सॉरी वेंट्रल माउथ के ज़रिए इनकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो उसको बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो कुछ खुराक जो जिसकी डाइजेशन मुमकिन ही नहीं है, डाइजेशन हुई ही नहीं है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर जो होता है वो निकाल दिया जाता है सेम वेंट्रल माउथ की हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेम वेंट्रल माउथ इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनका न्यूट्रिशन है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन टर्बिलेरिया। तो कुछ टर्बिलेरियंस जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और कुछ होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो अगर हम बात करें ना एसेक्सुअल की, तो जो होते हैं हमारे पास एसेक्सुअल, इसमें बाइनरी फिशन होती है, ठीक है, बाइनरी फिशन, ठीक है। तो आपको पता है बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है और हर हाफ अपनी न्यू बॉडी को रीजनरेट कर लेता है, क्लियर। तो टर्बिलेरियंस के अंदर क्या होता है कि बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, ये एक हाफ, ये दूसरा हाफ, और इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है, या फिर लगा जाता भी कहा जाएगा जूइड्स। ये एक जूइड है, ये दूसरा जूइड है, ठीक है। तो हर दो एनिमल्स को जूइड कहोगे, और ये दोनों ही अपने मिसिंग पार्ट को रीजनरेट कर लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट जूइड की बात करें तो वो इस तरह है, तो ये इसका मिसिंग पार्ट इन्होंने खुद ही रीजनरेट कर लेना, जो मैं पिंक से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और सेकंड वन ऐसे है, तो इसने भी अपना मिसिंग पार्ट ये वाला खुद ही रीजनरेट कर लेना है, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो ये मोस्टली मनीशियस होते हैं। मनीशियस केस ये होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जो मनीशियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले बात करें इसके अंदर मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले वो कहता है कि इसमें ना जो सीवरल पेयर्स होते हैं टेस्टिस के, ठीक है, पेयर्स होंगे टेस्टिस के काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो स्पर्म डक्ट वो कहता है कि ये जाती है कहाँ तक, सेमिनल वेजिकल में, जहाँ पे सेमन की प्रोडक्शन होनी है स्पर्म को नरिश करने के लिए, ठीक है। सेमिनल वेजिकल में जाएंगे, ठीक है, और सेमिनल वेजिकल के बाद ये क्या करेंगे, पेनिस तक जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पर्म डक्ट सेमिनल वेजिकल से कनेक्ट है, और उसके बाद किससे कनेक्ट है, पेनिस से, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि पेनिस जो होगा ना इनके अंदर वो प्रोट्रूडेबल होगा, ठीक है। तो वो प्रोट्रूसिबल कह रहा है कि वहाँ से वो बाहर की तरफ निकल सकता है, जो हमारे पास इनके पास पेनिस है, और वो निकल के जो है वो जेनिटल चैम्बर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो चैम्बर होता है जहाँ से एग या फिर जो है वो जाइगोट रिलीज हो सकता है, उस चैम्बर के अंदर ये पेनिस जो है वो जा सकता है, ठीक है। ये हो गए जेनिटल चैम्बर, ठीक है, जो कि फीमेल का है जेनिटल चैम्बर। और ये क्या है, ये हमारे पास पेनिस है जिसने इस फीमेल के जेनिटल चैम्बर में एंट्री करनी है, ठीक है ना, और वहाँ पे इसने अपने स्पर्म्स को रिलीज करना है, ठीक है, क्लियर लगी इसकी समझ, ठीक है। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेगा।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो कहता है कि काफ़ी पेयर होते हैं ओवरीज के, मैनी पेयर्स ऑफ ओवरीज, ओवरीज के काफ़ी पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो ओवरीज काफ़ी पेयर होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको आप कहोगे ओवीडक्ट। तो ठीक है, ये कहाँ से गुजरेगा, ओवरीज से, ठीक है, ओवरी से कनेक्ट होगा, ये स्पर्म डक्ट सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट होगा। उसके बाद ये जेनिटल चैम्बर, यहाँ पे उसको क्या नाम दिया था, पेनिस, ठीक है। उसके बाद ये ओवरी जाएगी जेनिटल चैम्बर में, उसमें था वो स्ट्रक्चर पेनस, ठीक है। जेनिटल चैम्बर, और जेनिटल चैम्बर से ये बाहर की तरफ ओपन हो सकती है थ्रू जेनिटल पोर, ठीक है। तो जो स्पर्म रिलीज करने हैं मेल ने वो जेनिटल चैम्बर में रिलीज करने हैं, जेनिटल पोर, ठीक है। लगी यहाँ तक समझ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है। तो वो कहता है कि जो हमारे पास टर्बिलेरियंस हैं, इन्होंने क्या करना है कि दो इंडिविजुअल्स ने, देखो ये टर्बिलेरियन नंबर 1 है, ये टर्बिलेरियन नंबर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या करना है, दोनों ही मनीशियस है, इसके पास भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके पास भी है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने स्पर्म इसको दे देता है, ये अपना स्पर्म इसको दे देता है, ठीक है। इस तरह इसको मैं पिंक से कर देती हूँ मार्क, ठीक है। इसके स्पर्म जो पिंक वाले हैं इसको दे दिए जाते हैं, और इसके ग्रीन वाले स्पर्म इसको दे दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे से स्पर्म एक्सचेंज करते हैं, तो इसकी वजह ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन की जा सके, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जाती है। तो हर इंडिविजुअल जो होता है ना, ये क्या करता है, देखो कि ये एज ए, अगर ये मेल के तौर पर एक्ट कर रहा है तो ये एज ए फीमेल के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो मेल वाला है ये क्या करेगा, ये अपने जो है वो कोपुलेटरी सैक यानी कि अपनी पेनिस को इस फीमेल के जेनिटल चैम्बर के अंदर इंसर्ट करवाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पे इंसर्ट करवाने के बाद अपने स्पर्म्स को वहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से वो स्पर्म्स जो होंगे, यहाँ से इसने स्पर्म जो है इसके जेनिटल चैम्बर में रिलीज करवाए, और यहाँ पे जो स्पर्म्स थे, स्पर्म्स जो थे वो कहाँ पर आ गए हैं, इसके जेनिटल पोर से गुजर के इसके जेनिटल चैम्बर तक आए हैं, और जेनिटल चैम्बर से ओवरी में आएगा। तो मैंने पहले ही यहाँ पे बताया था कि ओवीडक्ट होती है, ओवरी होती है, जेनिटल चैम्बर होती है। जो ओवीडक्ट होता है ना, ये एक ट्यूब होती है, देखो ये दो ओवरीज है ना, तो इसने एक ट्यूब से कनेक्टेड होती हैं टू जेनिटल चैम्बर, ठीक है। तो ये दो ओवरी हैं, और जो ये ट्यूब है इसको आप नाम देते हो ओवीडक्ट का, और ये क्या है, जेनिटल चैम्बर। तो स्पर्म पहले आएगा यहाँ पे इस जेनिटल चैम्बर में, ठीक है, फिर इस ओवीडक्ट से मूव करके इस ओवरी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस ओवरी में आ चुका है स्पर्म, जब ओवरी में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एग मौजूद है, तो स्पर्म मिलेगा एग के साथ, तो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन जाएगा, और इस जाइगोट के इर्द गिर्द ना एक हार्ड कैप्सूल आ जाता है, जिसको आप कोकोन का नाम देते हो, ठीक है। कोकोन इज द हार्ड कैप्सूल अराउंड द जाइगोट ऑफ द टर्बिलेरियंस, ठीक है। तो ये जो हार्ड जेल लाइक मास होता है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि कोकोन ने ना किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाना है, ठीक है। और इसके अंदर ना एक स्टाक की हेल्प से, जो एक स्टाक होगी इसके अंदर, जिसने इसको सबस्ट्रेट के अंदर साथ अटैच करवा देना है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रियोज मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के कोकोन होते हैं, एक समर कोकोन जो कि 2 से 3 वीक में हैच कर जाते हैं, और दूसरे होते हैं एटमन के कोकोन जो कि विंटर सीजन के बाद ही हैच करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वो कहता है कि इनके अंदर ना मोस्टली डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे कि डायरेक्टली डेवलपमेंट होंगे, और कुछ जो होते हैं ना वो कोकोन बनने के बाद कुछ फ्री स्विमिंग लार्वा के अंदर बॉडी चेंज हो जाती है, जिसको आप कहते हो मुलर्स लार्वा।
ठीक है, जिसने थोड़ी देर तक जो है वो फीड करना है दूसरी चीज़ों पे और उसके बाद अडल्ट फार्म के अंदर डेवलप कर जाना है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको टर्बिलेरियंस के कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।